everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इसमें है टोटल 12 क्वेश्चंस। इसके एक्सरसाइज में हम सभी के सभी क्वेश्चंस आज फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। A Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो टॉलनेस जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, राइट, और शॉर्टनेस जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट है। और जब एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रिसेसिव ट्रेट है तो डोमिनेंट जो है वो खुद को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, और जो शॉर्ट वाला है उसका जो एक्सप्रेशन है वो मास्क हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर जो टॉल वाला पी प्लांट है इसके क्या क्या जीनोटाइप हो सकता है, या तो ये कैपिटल टी होगा या फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। वहीं पर वायलेट को शो किया है कैपिटल डब्ल्यू से। तो कैपिटल डब्ल्यू या तो इसका जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू होगा या फिर ये होगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई जीनोटाइप होगा, राइट। अब इसको ब्रीड कराया गया है विद अ शॉर्ट पी प्लांट बेयरिंग वाइट फ्लावर्स। तो इस पूरे मतलब क्रॉस में जो टॉलनेस और जो वायलेट कलर है ये है डोमिनेंट, और शॉर्टनेस और वाइट फ्लावर्स जो हैं वो हैं, वाइट जो कलर है वो क्या है, वो है रिसेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो जीनोटाइप होगा, ठीक है, जो सेकंड पेरेंट का वो होगा स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू, राइट, क्लियर। अब उसके बाद अगर आप देखो सेकेंड लाइन में हमें बोला गया है द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स। तो मतलब कि वायलेट जो है वो हमारा डोमिनेंट है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, कि आधे से ज्यादा मतलब आधे जो थे वो शॉर्ट थे, मतलब आधे टॉल प्लांट्स आए हमारे पास, आधे शॉर्ट आए, और कलर जो था फ्लावर का वो सभी का वायलेट आया, राइट। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज। तो जो जेनेटिक मेकअप था टॉल पेरेंट का वो हम कैसे बताएंगे, मतलब इनमें से कौन सा होगा चार ऑप्शंस में से। ठीक है, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि जो पहले अगर हम टॉलनेस वाले मतलब हम जो हाइट वाले कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो या तो जो पेरेंट प्लांट है या तो वो कैपिटल टी होंगे, और दूसरा तो शॉर्ट है तो वो तो स्मॉल टी ही होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो अभी इसको अगर हम क्रॉस करके देखें, ठीक है, हम इसको क्रॉस करके देखते हैं तो क्या ऐसा हो पाएगा कि हमारे पास आधे टॉल आए आधे शॉर्ट, तो ये आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और सारे ऐसे ही आएंगे। तो इसके केस में सारे ही प्लांट्स टॉल हैं, तो मतलब कि ये वाला तो जीनोटाइप हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा जो ड्वार्फ प्लांट है उसका तो स्मॉल टी है, वो तो हमें श्योर ही है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई कैपिटल टी नहीं है इसीलिए वो सारे प्लांट्स शॉर्ट है, क्योंकि शॉर्टनेस जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। अगर वहां पर टॉलनेस जीन आ जाता है तो रिसेसिव ट्रेट जो है उसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाता है, राइट। तो अब इस केस में हम एक क्रॉस करके देखते हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास ड्वार्फ प्लांट्स आते हैं या नहीं। तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो जाएगा स्मॉल टी। तो ठीक है, इसमें ये दोनों जो हैं ये हैं ड्वार्फ या फिर शॉर्ट एज द क्वेश्चन सजेस्ट, और ये वाले जो हैं ये आ जाएंगे हमारे टॉल। तो अगर हम देखें तो 50% ऑफ द प्लांट्स आर शॉर्ट एंड 50% ऑफ देम आर टॉल। तो एक चीज तो अब हमें क्लियर हो गई कि ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक हमें जो हमारा पेरेंट प्लांट है, जो टॉल वाला पेरेंट प्लांट है, उसमें कैपिटल टी तो है लेकिन उसके साथ एक स्मॉल टी है, तभी
जो हमारे 50% ऑफ द प्रोजेनी है वो शॉर्ट आ रहे हैं। तो आइदर सी विल बी द ऑप्शन और डी विल बी द ऑप्शन, ठीक है। तो इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दूसरा ये बोला गया कि सारे के सारे जो प्लांट्स हमारे आए हैं उनका जो फ्लावर का कलर है वो है वायलेट, ठीक है। और वायलेट जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है और जो वाइट कलर है, ठीक है, वो एक रिसेसिव है, ठीक है। तो अगर आप सेम यही क्रॉस फिर से करो तो आपके पास सेम ही चीज आएगी। तो हम एक बार क्रॉस फिर से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, हमने ये तो निकाल लिया कि इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये दोनों तो है नहीं। अब अगर हमारे वायलेट फ्लावर्स आए हैं सारे के सारे, तो इसका मतलब कि जो हमारा टॉल वाला पेरेंट प्लांट है उसमें कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है, ठीक है। और दूसरे में तो क्योंकि व्हाइट जो है वो रिसेसिव है तो वो तो स्मॉल डब्ल्यू ही होगा, राइट। तो मैं स्मॉल डब्ल्यू को ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम इसको क्रॉस करके देखें तो इट विल बी दिस कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, राइट। तो इस केस में सारे ही प्लांट्स कैसे आए हैं, वायलेट आए हैं, ठीक है, सारे ही हमारे वायलेट फ्लावर्स आए हैं, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम दूसरा जीनोटाइप ट्राई कर लें कि जो हमारा टॉल वाला प्लांट है उसके जो फ्लावर का कलर है वो वायलेट है लेकिन उसका जीनोटाइप है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो इस केस में क्या पॉसिबल है कि सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो वायलेट आएंगे। तो एक बार एक छोटा सा क्रॉस करके देखते हैं, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आएगा, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये तो वायलेट है ना, लेकिन ये क्या है, ये है व्हाइट फ्लावर्स। तो क्या ये वाला जेनेटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारा टॉल पेरेंट प्लांट है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल डब्ल्यू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर और इसमें हम देखें तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप ये क्रॉस के साथ आपको अच्छे से समझ आया होगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये शॉर्ट में एक अगर आप क्रॉस कर लोगे तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज। तो अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, होमो मीन्स सेम, ठीक है, या फिर यू कैन से सिमिलर, राइट। सिमिलर इन what sense? Similar in their origin, similar in their basic plan, or you can say basic design, right? So they are similar in origin and they are similar in their basic design, but their functions are different, ठीक है। सो दे आर द होमोलोगस ऑर्गन्स, राइट। अब इसमें हमें पूछा है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं जो होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक है। तो हम एक देखते हैं। सबसे पहले आर आर्म्स एंड डॉग्स फोर लेग। तो हमारी जो आर्म्स हैं और डॉग्स की जो आगे वाली लेग्स हैं, ठीक है, 4 लेग्स हैं। तो उनमें क्या है कि इनका जो बेसिक डिजाइन है या इनका जो ओरिजिन है वो सेम है, ठीक है। बेसिक डिजाइन और ओरिजिन सेम है लेकिन इनका जो फंक्शन है ना वो अलग अलग है। हम हाथ यूज करते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए, कुछ चीजें पिक करने के लिए। और वहीं पर अगर डॉग्स की 4 लेग्स को हम देखें तो वो इनको वॉकिंग के लिए और रनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, आर टीथ एंड एनिमल्स टस्क, एलिफेंट्स टस्क, सॉरी। तो हमारे जो दांत हैं और एलिफेंट के टस्क हैं, ठीक है, इनका जो ओरिजिन है, जो बेसिक डिजाइन है वो सेम है, ठीक है। क्या है ये जो एलिफेंट के टस्क है ये किसकी मॉडिफिकेशन है, इन सीजर्स की, ठीक है, इन सीजर्स के नाइन्स, मोलर, प्रीमोलर्स, मोलर्स, वो वाले इन सीजर्स की, राइट। लेकिन मतलब है ये सेम है लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। हम इनको मतलब खाने को टीयर करने में, कट करने में यूज करते हैं। वहीं पर अगर हम एलिफेंट्स की बात करें तो इनका टीयरिंग में और कटिंग में ऐसा कोई काम नहीं होता है। तो दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। सो अगेन दिस ऑप्शन इज आल्सो ट्रू, दीज आर आल्सो होमोलोगस ऑर्गन्स। इसके बाद है पोटैटो एंड रनर ऑफ द ग्रास। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है, दे आर मॉडिफाइड स्टेम्स,
ठीक है। तो मतलब इनका ओरिजिन, इनका बेसिक डिजाइन सब सेम है, लेकिन इनके जो फंक्शंस है ना वो अलग अलग हैं। तो मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद। अगर हम एवोल्यूशनरी टर्म्स में बात करें, ठीक है, एवोल्यूशन की बात करें, तो हम किसके ज्यादा, हमारी जो सिमिलरिटीज हैं वो किससे ज्यादा मिलती हैं? एक चाइनीज स्कूल बॉय से, एक चिंपैंजी से, एक स्पाइडर से, या एक बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया तो बोला जाता है दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पर आए थे। ठीक है, तो इनसे कोई हमारी बड़ी सिमिलैरिटी है नहीं। ठीक है, तो ये नहीं है। स्पाइडर से मिलते हैं, चढ़ पाते हैं हम ऐसे दीवार पे, नहीं है ना, वेब नहीं बना पाते हैं, तो स्पाइडर भी नहीं है। ठीक है, चिंपैंजी, तो अगर हम चिंपैंजी की बात करें तो हमारे जो एंसेस्टर्स है ना वो तो कॉमन है। ठीक है, वी हैव कॉमन एंसेस्टर्स, लेकिन ओके, वी हैव कॉमन एंसेस्टर्स, लेकिन हम हमारे जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो सेम नहीं है। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है दैट इज अ चाइनीज स्कूल बॉय। तो वो भी सेम स्पीशीज है। हम क्या हैं? वी आर होमो सेपियंस, राइट। तो वहां पर अगर हम एक चाइनीज स्कूल बॉय की बात कर रहे हैं तो वो भी सेम स्पीशीज का ही है, वो भी होमो सेपियन ही है। सो वी हैव मोर इन कॉमन विद हूम? विद अ चाइनीज स्कूल बॉय। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अ स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. On this basis, can we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive? Why or why not? ठीक है, तो हमें ये बोला है, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि एक स्टडी हुई जिसमें हमें ये पता चला कि जितने भी लाइट वो पेरेंट्स जिनकी आईज का कलर लाइट था, उनके जो बच्चे हुए उनकी कलर्स का, उनकी आईज का जो कलर था वो भी लाइट था। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, या क्या हम इस स्टेटमेंट से क्या हम ये बता सकते हैं कि जो लाइट आई कलर है, ठीक है, आईज का जो लाइट वाला कलर है, ये जो ट्रेट है, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, और वाई नॉट? तो अगर सिर्फ मेरे पास इतनी सी स्टेटमेंट है, मैं आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट दे रही हूँ, ठीक है, कि जो आपके पेरेंट्स का जो कलर है आईज का वो लाइट है, इसलिए आपका भी लाइट है, तो ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, राइट। मतलब ओवरऑल ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। जैसे हम पी प्लांट में पढ़ते थे ना कि अगर एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, तो टॉलनेस जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है और जो ड्वार्फनेस है वो एक रिसेसिव ट्रेट है, राइट। तो अब एक ही छोटी सी स्टेटमेंट से क्या हम ये पता लगा सकते हैं? तो मेरे ख्याल से एक छोटी सी स्टेटमेंट से हम नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी ट्रेट के डोमिनेंस का या रिसेसिवनेस का पता करना है तो उसके लिए हमें कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, और मिनिमम आई कैन से मिनिमम 3 जनरेशंस की हमें स्टडी करनी पड़ेगी, तो ही हम पता लगा पाएंगे कि जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो हमें दिया गया है, क्या वो डोमिनेंट है, क्या वो रिसेसिव है। हो सकता है कि वो कैपिटल एल है, या फिर यू कैन से लाइट में कैपिटल एल या स्मॉल एल है। तो इसमें से कौन सा ट्रेट है, मतलब कौन सा जीनोटाइप है, और किसकी प्रेजेंस में कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मास्क हो रहा है, तो ये सारी स्टडी हमें करनी पड़ेगी, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, सिंपल। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक? तो इवोल्यूशन तो हमने इसी चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट किया है, राइट। तो हमने इवोल्यूशन पढ़ा है कि हम देखते हैं कि कैसे एक जो स्पीशीज है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है, क्या क्या चेंजेस उनमें आए हैं। वहीं पर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था क्लास 9 में। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि अगर हमें एक स्पीशीज, कोई हमें एक नई स्पीशीज मिली, मानो मतलब एक कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला,
तो हम उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सी उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किससे मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं, कुछ हिराकी में डाल देते हैं, कुछ लेवल्स में डाल देते हैं, किसी एक किंगडम में डालेंगे, किसी क्लास में डालेंगे, किसी फैमिली में डालेंगे, किसी जीनस में डालेंगे, किसी स्पीशीज में डालेंगे, राइट। तो इस तरह क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन का मतलब क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन ये होते हैं, राइट। तो अब अगर हम इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन देखें तो ये दो फील्ड्स हैं बायोलॉजी की। इनमें क्या होता है कि अगर हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम देखें कि कैसे एक स्पीशीज इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि कोई ले लो कि जिराफ ले लो, पहले शॉर्ट नेक थी, फिर लॉन्ग हो गई, ठीक है। तो वो कैसे कैसे इवॉल्व होती हुई आई है अकॉर्डिंग, जैसे मतलब उनके जो सराउंडिंग्स थी, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो इवॉल्व होती गई, राइट। बैक्टीरिया पहले कैसे थे कि वो बहुत गर्मी में नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने विद टाइम खुद को इवॉल्व किया, ठीक है। वो हीट सेंसिटिविटी आई उनमें और अब वो बहुत गर्म टेम्परेचर में भी रह पाते हैं। तो ये सब है इवोल्यूशन। वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन हमें बताता है कि जो दो स्पीशीज हैं और यू कैन से दो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे हम उनको क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डालेंगे, ठीक है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं इवोल्यूशन को, एंड फॉर विच वी नीड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिमिलैरिटीज देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, फिर उसके उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफिकेशन से हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे कि कैसे ये ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। जैसे आर्कियोपेटेरिक्स हमने पढ़ा है, एक लिविंग फॉसिल है। वो एक लिविंग फॉसिल है क्योंकि उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना उस ऑर्गेनिज्म में, वो रेप्टाइल से भी मिलते थे और बर्ड से भी मिलते थे, ठीक है। तो हमें ये कैसे पता चला, जब हमने उस ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, उसको क्लासिफाई किया, फिर हमने जब उनको स्टडी किया, फिर हमने थोड़े रेप्टाइल्स को पढ़ा, थोड़ा बर्ड्स को पढ़ा, तो हमें पता चला कि कैसे वो एक मतलब एक लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, ठीक है। सो दिस इज हाउ दीज टू एरियाज, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। सो मोर द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू स्पीशीज, मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड, ठीक है। तो हमने देखा है कि जब हम ऊपर से किंगडम से चलते हैं, ठीक है, और नीचे तक आते हैं स्पीशीज तक, तो किंगडम एक बहुत ही ब्रॉड वाली क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम्स हैं, उनमें हम ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं, है ना। फिर उससे नीचे आते हैं तो फाइलम आता है, प्लांट्स के केस में हम डिवीजन बोलते हैं। तो अब उसमें कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ चीजें हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं और ऑर्गेनिजम्स को उन फाइलम्स में डाल देते हैं, उन डिविजन्स में डाल देते हैं। फिर ऐसे चलते चलते नीचे तक, जब तक हम स्पीशीज तक आते हैं, तब तक हम देखते हैं कि जो एक स्पीशीज में ऑर्गेनिजम्स है ना, तो वो सारे ही एक जैसे हैं, उनके सारे ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें होमो सेपियंस की, ठीक है, व्हाट आर दिस होमो सेपियंस, वी आर होमो सेपियंस, ठीक है। ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सेपियंस, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें, हम होमो सेपियंस की बात करें, तो होमो सेपियंस में सारे ही ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सारे ही नॉट ऑर्गेनिजम बट सारे ही ह्यूमंस आते हैं। और ये जो सारे ह्यूमंस हैं ना, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं, ठीक है। आंख है, कान है, नोज है, और भी बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन एक जैसा है, राइट। सो दीज ऑल आर होमो सेपियंस, ठीक है। तो इस तरह जितनी ज्यादा सिमिलरिटी होती है दो स्पीशीज में, उससे हमें पता चलता है कि कितने ज्यादा लिंक्ड हैं वो दो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मान लो एक स्पीशीज है ए, एक स्पीशीज है बी, ठीक है, दोनों के बारे में हमने पढ़ा। अब हमें जितनी ज्यादा इन दोनों के बीच सिमिलैरिटीज मिलेगी ना, उतना ज्यादा हमें पता चलेगा कि कितना ज्यादा कनेक्शन है इन दोनों स्पीशीज में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि गोरिल्लास जो हैं, चिंपैंजीज जो हैं और ह्यूमंस जो हैं, हमारे एंसेस्टर्स सेम हैं, ठीक है। तो हम में कोई ना कोई ऐसी एवोल्यूशन देखा गया है, हमें कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए हैं जिससे हम ये बात बोलते हैं, ठीक है। कोई स्टडी हुई है जिसके बेसिस पे हम ये स्टेटमेंट देते हैं, राइट। सो आई होप
आपको ये चीज समझ आई होगी कि हाउ एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड। हम एक ऑर्गेनिज्म ढूंढते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टडी करते हैं, उनको मिलाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म से और हम देखते हैं कि कैसे उस ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आए हैं, कैसे एक स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हुई है, किससे इवॉल्व हुई है, क्या उसके एंसेस्टर्स थे। राइट, सिंपल एंड क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द टर्म्स एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल्स। तो ये एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और इनके एग्जांपल्स। तो होमोलोगस ऑर्गन्स तो हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में, तो हमें अब पढ़ना है दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले हैं हमारे एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका ओरिजिन या जिनका जो बेसिक डिजाइन है वो अलग होता है। ठीक है, बेसिकली जो जहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो इनका बेसिक डिजाइन है वो अलग है, लेकिन ये जो फंक्शंस है इनके वो सेम है। जैसे अगर हम बर्ड्स के विंग्स की बात करें और इंसेक्ट के विंग्स की बात करें तो दोनों का काम क्या है? फ्लाइंग। लेकिन इनका जो ओरिजिन है, इनका जो बेसिक प्लान है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, सो दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स। वहीं पर अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा था, इससे पहले भी, होमो मीन्स सेम और सिमिलर। तो इनका जो बेसिक डिजाइन है, इन ऑर्गन्स का जो बेसिक डिजाइन है वो सेम है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन सेम है और इनका ओरिजिन भी सेम है, लेकिन इनका जो फंक्शन है ना वो अलग है। ठीक है, सो दीज आर होमोलोगस ऑर्गन। जैसे कि हमारे फोरलिम्स, हमारी आर्म्स, ठीक है, फोरलिम्स, और बैट के विंग्स। ठीक है, तो हमारे हाथों का क्या काम है? लिखना, खाना, ठीक है, चीजों को पिक करो, ठीक है, और बहुत डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है, खाना बनाने में भी हाथ यूज हो रहे हैं। वहीं पर अगर हम बैट के विंग्स की बात करें तो बैट के विंग्स का जो काम है वो है उनको फ्लाई कराना। ठीक है, उनको फ्लाइंग में हेल्प करना। तो इन दोनों का फंक्शंस टोटली डिफरेंट हैं फंक्शंस, लेकिन अगर हम इनका बेसिक डिजाइन देखें और इनका ओरिजिन देखें तो वो सेम है। सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन द डॉग्स। तो अगर हम डॉग्स के कोट कलर की बात करें तो कुछ सेट ऑफ जीन्स हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं, एंड देयर आर अराउंड 11 सेट ऑफ जीन्स जो कि डॉग्स के कोट कलर को डिटरमाइन करते हैं। राइट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम, उनको नेम ही ऐसे किया गया ए से लेके टी तक, ABCD टिल टी। ठीक है, तो ये है सेट ऑफ जीन्स विच डिटरमिन द कोट कलर इन डॉग्स। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक होमोजाइगस ब्लैक डॉग है। ठीक है, तो कैपिटल बी, और उसको हमने क्रॉस कराया होमोजाइगस ब्राउन से। राइट, तो इसका हो गया स्मॉल बी। तो जब इसकी फर्स्ट जनरेशन आएगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, क्या कॉम्बिनेशन आएगा जीन्स का? दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी। राइट, तो ये तो हो गई हमारी F1 जनरेशन, और ये क्या थी? ये थे हमारे पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, अब जब हमने इस F1 जनरेशन को क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आए कुछ और ऑफस्प्रिंग, और वो कैसे थे? तो अभी हम एक क्रॉस बनाएंगे और उससे देखेंगे। तो जब हमने जो हमारे फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पप्स आए थे उनको जब हमने क्रॉस किया तो हमें पता चला कि हमारे पास कुछ ऐसा जीनोटाइप आया। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला था कि जो ब्लैक कलर है ना वो डोमिनेंट है और जो ब्राउन कलर है वो रिसेसिव है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉस जो 25% जो आए हैं, ठीक है, जो पप्स आए हैं, दे आर होमोजाइगस ब्लैक। ठीक है, 25% जो हैं वो क्या हैं? दे आर होमो
होमोजाइगस ब्राउन। ठीक है, ये होमोजाइगस ब्लैक है। होमोजाइगस क्यों? क्योंकि जो इसके जो अलील्स है ना वो दोनों सेम है। ये हैं हमारे होमोजाइगस ब्राउन। और 50% जो हैं दे आर हेट्रोजाइगस ब्लैक। ठीक है, राइट? तो समझ आया? तो अगर मान लो हमारा ब्लैक कलर डोमिनेंट है तो आउट ऑफ 4 पपीज 3 विल बी ब्लैक। ठीक है, और अगर हमारा ब्राउन कलर डोमिनेंट है तो आउट ऑफ दीज 4 3 विल बी ब्राउन। ठीक है, तो हमें जब हम क्रॉस करेंगे तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कोट का कलर जो है वो डोमिनेंट है, राइट? तो हमें 2-3 जनरेशंस को स्टडी करना पड़ेगा, उसी से हमें ये पता चलेगा। क्लियर? तो इस क्रॉस से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. Explain the importance of fossils in deciding evolutionary relationships. तो fossils की क्या importance है evolutionary relationships को decide करने में? तो fossils बहुत ही ज्यादा important है। फॉसिल्स जो होते हैं वो हमें एविडेंस देते हैं उन ऑर्गेनिजम्स का जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं लेकिन उनका इंप्रेशन अभी भी कहीं ना कहीं हमारी अर्थ पे है। ठीक है, तो उनके बारे में बताते हैं, हमें एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताते हैं, फिर वो कैसे थे, उनका वो क्या खाते होंगे, वो सारी चीजें हम उनसे पता लगाते हैं। देन फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस एंड मिसिंग लिंक्स बिटवीन 2 क्लासेस, कि कैसे 2 क्लासेस जो अलग अलग अब क्लासेस में हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है, कैसे वो दोनों के बीच में क्या मिसिंग लिंक्स हैं, कैसे वो एक ही जैसी थी पहले और अब उन ऑर्गेनिजम्स में इतनी डाइवर्सिटी आ गई है कि वो अलग अलग तरह से इवॉल्व हो गए हैं। तो उसके एविडेंस भी, उसके मिसिंग लिंक्स भी प्रोवाइड करते हैं हमें फॉसिल्स। उसके बाद है इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो हमने ये पढ़ा है कि बैक्टीरिया जो थे वो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो अर्थ पे आए थे, राइट? तो अब कैसे ये एवोल्यूशन हुआ, कैसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से एवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, ये सारी चीजें भी हमें फॉसिल से ही पता चलती हैं। ठीक है, अब जितने भी फॉसिल्स हैं उनका कहीं ना कहीं इंप्रेशन है अर्थ के ऊपर। तो जैसे जैसे आप अर्थ पे सर्च करते जाते हो, मतलब ढूंढते जाते हो, आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो वो आपको, अच्छा अगर हम देखें तो हमने अपनी बुक में एनसीईआरटी में ही पढ़ा है कि कैसे हमें पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना पुराना है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मरते गए वो अर्थ पे गिरते गए, उनके ऊपर लेयर्स आती गई, फिर और ऑर्गेनिज्म मरते गए, फिर वो ऊपर आए, फिर और मरते गए। तो जो जितना नीचे ऑर्गेनिज्म मिला है अर्थ में वो उतना ही पुराना है। ठीक है, और जो जितना ऊपर मिल रहा है वो नया है। तो हमें एक तरह से जब हम ये ऑर्गेनिजम्स हमें ये मिलते हैं तो तब हमें पता चलता है कि कितने ज्यादा ये ऑर्गेनिजम्स पहले कितने सिंपल हुआ करते थे, कितने कम हुआ करते थे, और अब इसी एक ऑर्गेनिज्म से इतनी सारी डाइवर्सिटी आ गई है। और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स ने खुद को अडेप्ट कर लिया है टू दीज न्यू क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, जो भी उनकी सराउंडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग कैसे सभी एनिमल्स ने खुद को, ये सभी प्लांट्स ने खुद को अडेप्ट किया है। ठीक है, सो दे गिव अस द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन कि कैसे हम इवॉल्व हुए। पहले ऐसे थे तो अब ये चेंज आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब ए से बी जो ऑर्गेनिज्म बने वो कैसे बने और क्यों बने, अब बी से सी बने तो वो क्यों बने। ठीक है, तो वो जो सीक्वेंस है वो हमें पता चलता है इन फॉसिल से, राइट? तो ये ही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इस क्वेश्चन में बताने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एविडेंसेस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो इनएनिमेट मैटर है ना, इनएनिमेट मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसमें कि कोई भी लाइफ के साइंस ना हो।
ठीक है, नो लाइफ साइंस हैव बीन फाउंड। तो कैसे जो लाइफ है वो इन चीजों से ओरिजिनेट हुई है जिनमें खुद में ही कोई लाइफ नहीं थी। तो इसके लिए जो मिलर और यूरे थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इन द ईयर 1953। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो एक एनवायरमेंट सोचा हुआ था ना कि प्रिमिटिव अर्थ में ऐसा एनवायरमेंट होता था, वैसा ही आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट किया जिसमें कि बिल्कुल वो वैसा था जैसे अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर था। तो उसमें अमोनिया थी, उसमें हाइड्रोजन था और उसमें बहुत सारी और गैसेस थी। वो सारी की सारी उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में यूज की, विच वर थॉट टू हैव एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है, तो अब ये जो मिक्सचर था गैसेस का उसको रखा गया एक हायर टेम्परेचर पे विच वॉज स्लाइटली अबव 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें स्पार्क दी गई क्योंकि ये माना जाता है कि एक तो जो टेम्परेचर था प्रिमिटिव अर्थ का वो बहुत ज्यादा था और दूसरी वहां पर मतलब ये लाइटिंग जो बिजली कड़कती है ना वो नॉर्मली कड़कती रहती थी, मतलब बिजली होती रहती थी। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी कंडीशंस अपने एक्सपेरिमेंट में अप्लाई की, गैसेस, टेम्परेचर, फिर लाइटिंग। ठीक है, तो उसके बाद जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया एंड एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा कि जो आज अवेलेबल 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से 11 अमाइनो एसिड्स उस एक्सपेरिमेंट में बने थे। ठीक है, तो अमाइनो एसिड बने, तो अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, राइट, हमारी बॉडी का भी पार्ट है। तो दिस शोज हाउ लाइफ अरोज। ठीक है, कैसे लाइफ जो है वो इन नॉन लिविंग चीजों से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है और आपकी बुक में क्लास 10 में तो आपको बस इतना सा ही एक छोटा सा ही एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इसमें और डिटेल्स आपको ऐड की जाएंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. Explain how sexual reproduction gives rise to more viable variations than asexual reproduction. तो sexual reproduction में क्या होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों से 50-50% कैरेक्टर्स आते हैं और उनको मिला के बनता है एक ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो आएंगे एक पेरेंट से, 23 जो हैं वो दूसरे से आएंगे और जो रिजल्टेंट प्रोजेनी होगा उसके पास होंगे 46 क्रोमोसोम्स, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दो पेरेंट्स हैं, उनसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है और उससे एक नया ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वेरिएशंस आ जाती हैं, मतलब दोनों पेरेंट्स में से किसी को भी वो ऑफस्प्रिंग रिजेंबल नहीं कर रहा है, वो एक अलग ही ऑफस्प्रिंग आया है जो मिक्सचर है उन दोनों पेरेंट्स का। ठीक है, तो अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है जिसमें रेयर चांसेस होते हैं कि कुछ एरर्स हो जाए, उससे भी वेरिएशंस आती हैं। फिर गैमीट्स का सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, कब, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। ठीक है, तो इसमें भी वेरिएशंस आती हैं। फिर क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, दो एक जैसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें सेल साइकिल के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होती है, तो यहाँ पर भी वेरिएशंस आती हैं और ये जो वेरिएशंस है एक्यूमुलेट होती जाती है। ठीक है, विद टाइम, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आई, अब जब उसके ऑफस्प्रिंग आए उनमें भी वो वेरिएशन आएगी, फिर ऐसे चलते चलते जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो वेरिएशंस है ये अकमलेट होती जाती हैं और इससे हमें एक टोटली नई स्पीशीज मिल जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक बहुत लंबा स्पैन है, उसमें हमें एक नई स्पीशीज मिल जाती है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कोई सेग्रीगेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि दो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि वेरिएशंस बहुत कम होती हैं, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एग्जैक्टली पेरेंट सेल की तरह ही दिखाई देता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। बहुत रेयरली कि म्यूटेशन हो जाए तो ही वो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग अलग दिखे, अदरवाइज दे आर टोटली द सेम, राइट। अब हाउ डज दिस अफेक्ट एवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो ये कैसे उनको अफेक्ट करता है उन ऑर्गेनिजम्स को जो
सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वेरिएशंस हुई एक स्पीशीज के अंदर, तो वो जो वेरिएशंस होती है ना, वो यूजुअली ऐसे होती हैं कि जैसे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ हमारी बॉडी ने अडेप्ट किया, तो वो वेरिएशंस आई। फूड की अनअवेलेबिलिटी है तो कम खाना खाए, कैसे रहना है, कोई डिजीज के अगेंस्ट है, कोई पेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में वेरिएशंस की बात हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये वेरिएशंस इस तरह कुछ आती हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के, डिजीजेस, फूड एंड अनअवेलेबिलिटी, इनके अकॉर्डिंग कुछ वेरिएशंस आती हैं। और ये जो वेरिएशंस हैं जो सूटेबल होती हैं, मतलब जो फेवरेबल होती हैं उस एनवायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, वो स्टे करती हैं। ठीक है, और वो पास ऑन होती जाती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और वो ये जो वेरिएशंस हैं ये रेजिस्टेंट बना देती हैं इन ऑर्गेनिजम्स को उन चीजों के अगेंस्ट, कि अगर बहुत कम पानी है तो हमारी बॉडी अब खुद को अडेप्ट करने लग जाएगी कि हमें कम पानी में रहना है, तो हमारी बॉडी उसी तरह से अडेप्ट करना शुरू हो जाएगी। कि मान लो स्वेटिंग कम होने लग गई है ना, हमारी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट्स कम हो गई, तो दिस इज वेरिएशन। ठीक है, और शायद ये फेवरेबल हमारे लिए रहेगी क्योंकि पानी अब कम हो रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो like that, right? So this leads to evolution of a better adapted species. तो over a period of time हम देखेंगे तो एक better adapted species आ जाएगी जिनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right? So this is how evolution of those organism like sexual reproduction से जो है वो evolution होता है, मतलब वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशन से होता है evolution. Fine. So I hope this is clear to everybody. Let's see our next question. Question number 11. How is the equal genetic contribution of male and female parents ensured in the progeny? कि कैसे मेल और फीमेल पेरेंट दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन इंश्योर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, कि जो ऑफस्प्रिंग आएगा या जो प्रोजेनी होगी उसमें फादर और मदर दोनों से इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा उनके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 22 होते हैं ऑटोसोम्स और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये होते हैं XX, 2X, हमने बोला है अ पेयर ऑफ, तो मतलब कि दो होंगे। ठीक है, एक पेयर होगा, तो इसमें होते हैं XX और मेल्स में होते हैं XY, राइट। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि फादर से और मदर से दोनों से आते हैं 23 और 23 क्रोमोसोम्स, और जो जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसमें होते हैं 46। ठीक है, तो ऐसे है कि 23 इधर से 23 इधर से, तो 50% इधर से आ रहे हैं और 50% इधर से आ रहे हैं। तो इसी से इंश्योर हो जाता है कि जो प्रोजेनी है उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा फादर का भी और मदर का भी। ठीक है, अब अगर मदर से फादर कंट्रीब्यूट करेगा 22 ऑटोसोम्स, और या तो वो एक्स क्रोमोसोम देगा सेक्स क्रोमोसोम, या फिर वो वाई देगा। ठीक है, एक्स देगा तो डॉटर होगी, वाई देगा तो सन होगा। वहीं पर अगर हम मदर की बात करें तो 22 ही ऑटोसोम्स आएंगे मदर से, और एक आएगा सेक्स क्रोमोसोम जो कि एक्स क्रोमोसोम ही होगा, क्योंकि दोनों ही मदर में दोनों ही क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, right? So this is how a zygote has equal contribution of male and female parent, their equal genetic contribution of male and female parent. ठीक है, simple and clear. चलिए देखते हैं next question. Question number 12. Only variation that confer an advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with this statement? Why or why not? तो कोई अगर ऐसी वेरिएशन है जो एक पॉपुलेशन में आई है और वो उस पॉपुलेशन के लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए एडवांटेजेस है, तो सिर्फ वही वो सरवाइव करेगी, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं करेगी। क्या ये बात सही है या गलत है? तो अकॉर्डिंग टू मी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई वेरिएशन आई है वो एक
इंडिविजुअल को, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को उस पॉपुलेशन में अगर वो उनको सरवाइव करने में हेल्प कर रही है तो ही वो सरवाइव करेगी वेरिएशन, नहीं तो वो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यही नेचुरल सिलेक्शन है, राइट, कि जैसे पहले कुछ बैक्टीरिया थे और वो बैक्टीरिया जो थे उनमें हीट रेजिस्टेंस नहीं थी, बहुत ज्यादा अगर वो कहीं गर्म जगह पे आ जाते थे तो वो मर जाते थे, है ना। लेकिन विद टाइम बैक्टीरिया ने खुद को इवॉल्व किया और उन्होंने अपने आप में हीट रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया कि टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो हीट रेजिस्टेंस है वो बढ़ी, हीट रेजिस्टेंस के बढ़ने से उनका जो सर्वाइवल है वो इजी हुआ। टेम्परेचर बढ़ेगा भी तो भी वो नहीं मरेंगे क्योंकि उनके अंदर उतनी रेजिस्टेंस आ गई है हीट के लिए, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।